friends, welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vohra. You can follow me on Instagram, Facebook and YouTube. Okay friends, मेरा फेसबुक पे चैनल है रश्मि_वोहरा के नाम से, इंस्टाग्राम पे है लॉ नोट्स अकेडमी 7673 एंड यूट्यूब पे तो आप जानते ही हैं, देखते ही हैं, लॉ नोट्स अकेडमी के नाम से है. आई होप यू आर वेल एंड डूइंग गुड. सो today's our topic is 23 unknown facts about Indian Constitution. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर लॉ के नोट्स रिटर्न में चाहिए, आगे अपडेट्स आप चाहते हैं आपको मिलते रहे, तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स. ये आज मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द 23 अननोन फैक्ट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक इनमें से कुछ तो ज़रूर आपने सुने होंगे, बट सम ऑफ द फैक्ट्स यू मस्ट हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. ओके, सो टुडे आई एम टेलिंग यू द अननोन फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज़ hear it carefully, listen it carefully, and if you want to write down, please write down it, and you can save or download my video also. So let's move on guys. 23 facts you didn't know about Indian Constitution. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. इतना बड़ा कि इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाएंगे अगर आप रेगुलर बैठ के पढ़ते रहेंगे तो. इसके अंदर इतने आर्टिकल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं. इसके 3 पिलर्स हैं. आपको पता होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने देखा होगा, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. ओके फ्रेंड्स, तो इन सब के बारे में और भी मतलब इतना कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रह पाता है. तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं और जिनमें से कि क्वेश्चंस जुडिशरी में आते हैं, और आपको वैसे भी पता होने चाहिए ये सारे फैक्ट्स. ये क्वेश्चंस कोई भी कहीं पे भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है. स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो क्वेश्चंस जुडिशरी के अंदर आते ही आते हैं. ये ऐसा टॉपिक है जिसकी नॉलेज हर इंसान को होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स ऑफ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और हु आर studying. This is important for everyone, okay, every citizen of India. So let's move on to next slide. The first fact is the constitution was originally written in Hindi and English. So I am telling you that this is our Indian constitution. It is mainly written in English and Hindi. The constitution was originally written in Hindi and English. The original copies of the Indian constitution were written in Hindi and English. मतलब original copies जो थी वो English और हिंदी दोनों में लिखी गई थी. Each member of the Constituent Assembly that drafted the constitution signed 2 copies of the constitution, one in Hindi and the other in English. इसमें यही कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी ड्राफ्टेड मेंबर्स थे, जो इनके मेंबर्स जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब ने इसकी कॉपीज़ के दोनों कॉपीज़ के ऊपर साइन किए थे अपने हिंदी एंड इंग्लिश में जब ये बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्योंकि दोनों कॉपीज़ ओरिजिनल कॉपीज़ हैं और ओरिजिनली हिंदी और इंग्लिश में बना और ये हैंड रिटन है. ठीक है, ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ये हैंड रिटन था. आगे आपको इसके सारे फैक्ट्स बताऊँगी कि किसने लिखा, कहाँ लिखा, कब लिखा, क्या क्या हुआ. इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा. लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए आप इसको, ताकि आपको मिलता रहे. आगे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे. थैंक यू फ्रेंड्स. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. द सेकेंड फैक्ट इज़ द इंग्लिश वर्जन हैज़ 1,17,369 वर्ड्स. मतलब इंग्लिश के वर्जन में 1,17,369 वर्ड्स हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉपी है इंग्लिश वर्जन की, आपके सामने जो पिक से आपको पता चल रहा होगा. The English version has 1,17,369 words. There are a total of 117,369 words in the English version of the Constitution of India, which contains 444 articles in 22 parts, 12 schedules and 115 amendments. ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसके अंदर लिखा हुआ कि जितने ये वर्ड्स हैं 1,17,369 इंग्लिश वर्जन में लिखे हुए हैं, और इसके अंदर 444 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा, और इसके अंदर 12 शेड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स बोलते हैं जिन्हें, 12 स्केड्यूल्स हैं एंड 115 अमेंडमेंट्स हैं. बट अभी तक पूरी 115 अमेंडमेंट्स हुई नहीं है. ठीक है फ्रेंड्स, our constitution took inspiration from
वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। ये थर्ड फैक्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जितने भी जो डाले गए हैं, पॉइंट्स डाले गए हैं, जितनी भी चीज़ें डाली गई हैं, ये जो है सारी इंस्पिरेशंस हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दूसरी अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से ली हुए उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें उनसे बोरो भी की गई हैं। कौन सी चीज़ किस कंट्री से बोरो की गई है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। The Indian Constitution is called a bag of borrowings because it has borrowed various provisions from the constitutions of many other countries like the US, USSR, UK, France, Italy and many more। मतलब ये बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी कंट्रीज से ही लिए गए हैं प्रोविजंस, ठीक है। जैसे यूएस से कुछ लिया, यूके से लिया, यूएसएसआर से, फ्रांस, इटली, इन सब से लिया गया है, ठीक है। तभी जाके हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड, ऐसे बना है क्योंकि सब मतलब जहाँ जहाँ से जो जो बातें अच्छी लगी, सीखने को मिली, क्योंकि वहाँ के ब्रिटिशर्स के और इनके सबके पहले बन चुके थे, रशिया के, फ्रांस के, इन सब के बन चुके थे कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हमारे इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली, तो उनसे इसलिए हमने देश को अपने चलाने के लिए कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें क्या प्रोविजंस डले, तो उन सबसे अच्छी अच्छी बातें लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है। द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 1,17,369 वर्ड्स मेक इट द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं 1,17,369, इन वर्ड्स को मिला के इसकी वजह से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसका अनदर फैक्ट, एक और फन फैक्ट बताती हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है वो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनाको का क्या है, इज़ द शॉर्टेस्ट विद 3,814 वर्ड्स। मतलब मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 3,814 वर्ड्स है, वो शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं कि भाई क्या कौन सा सबसे लेंदी है और कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो आपको याद रखिएगा, मोनाको का सबसे छोटा है 3,814 वर्ड्स हैं और इंडिया का 1,17,369 वर्ड्स है। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट। The fifth fact is फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर वाज रेडी टू बर्न इट। मतलब इसमें कहा गया है कि जो ये फैक्ट है कि हमारे जो फादर हैं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर, वो इसको बर्न करने के लिए मतलब जलाने के लिए रेडी हो गए थे। क्यों? इसका मैं रीज़न बताती हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर स्ट्रांगली आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो फेवर में थे इसके कि भाई इसको अमेंड कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को, वाइल डिबेटिंग अबाउट हाउ अ गवर्नर शुड बी इन्वेस्टेड विद मोर पावर्स। ये डिबेट करते हुए उन्होंने कि भाई गवर्नर को कैसे आपने ज़्यादा पावर्स दे दी। आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड, वो एक डिबेट में ये बोल रहे थे, तब उन्होंने ये लाइन बोली थी, आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड टू से दैट आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। मतलब वो फर्स्ट पर्सन होंगे जो इसको जला देंगे। ये वर्ड्स जो थे ये डॉक्टर अंबेडकर के ही थे, भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने खुद बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने ही ये बात बोल दी थी कि मैं ही पहला इंसान होऊंगा जो इसको जला दूंगा। आई डू नॉट वॉन्ट इट, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें ठीक नहीं लग रहा था कि वो चाहते थे कि उसमें कुछ अमेंडमेंट्स और की जाएं, ठीक है। इट वॉज हिज वर्ड्स, ओके, ये उनके ही वर्ड्स थे खुद के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट, सिक्स्थ फैक्ट है, इट वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। किन्होंने लिखा था ये? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखा था और अपने हाथ से लिखा था ये, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इनकी पिक है और ये अपने हाथ से लिख रहे हैं। आप देखिए इतने बड़े बड़े पेपर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत बड़े बड़े लेंदी साइज़ के, उसके ऊपर ये लिख रहे थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश इन देहरादून बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा एंड इंडियन कैलीग्राफर हु हैंड रोट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उन्होंने अपने हाथ से पहले सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था इंग्लिश और हिंदी में। वो एक इंडिया के कैलीग्राफर थे, मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। तो इट वाज रिटन इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ये फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल के अंदर उन्होंने लिखा था, वो क्योंकि वो कैलीग्राफर थे, उन्हें आते थे अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में लिखना उन्हें आता था, इसलिए स्पेशली उन्हीं से लिखवाया गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट, ईच पेज वाज डेकोरेटेड। कैसे डेकोरेट किया गया था? द ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेकोरेटेड बाई आर्टिस्ट फ्रॉम
शांति निकेतन, अ नेबरहुड दैट वाज एक्सपेंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के नियर बाय का एक जगह थी शांति निकेतन, जिसको उन्होंने बढ़ा दिया था, नेबरहुड था, एक्सपेंड कर दिया था। तो ये वहाँ पे थे, ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे डेकोरेट किया गया था। वहाँ के आर्टिस्ट जो थे, ये पिक आपको दिख रही होगी, शांति निकेतन की लाइफ है, वहाँ पे काम जो होता था, जो वहाँ पे डेकोरेशन, जो हैंडवर्क किए जाते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा, तो ये उन लोगों ने उसको जो है उसको डेकोरेट किया था, सजाया है। जो बाउंड्रीज बनी हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टार्टिंग में भी देखा होगा आपने, ज़्यादातर प्रियम्बल ही देखने को मिलता है आपको, पिक्स जो आती हैं, तो उसमें आपको देखा होगा ये सारा वैसे ही डेकोरेट किया है। ये किया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट इज the Government of India Act 1935 was originally passed in August in the same year 1935. It forms the basis of our constitution. मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 था, वो ओरिजिनली पास हो गया था अगस्त में, और उसी के बेसिस के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है, ठीक है फ्रेंड्स। द नेक्स्ट फैक्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट। कब हुई थी, कब मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी? So, the Constituent Assembly was the first Parliament of India with Dr. Sachidananda Sinha being the first President of the Assembly on December 9, 1946. मतलब हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो मिली थी वो 1946 दिसंबर 9 में मिली थी, को बैठी थी, जो मतलब मीटिंग हुई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। एंड मिस्टर डॉक्टर सचिदानंदा सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट असेंबली। ओके, सो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी देखिए पार्लियामेंट की मीटिंग की पिक मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट, 10th, इट टुक ऑलमोस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। मतलब कितना टाइम लगा था बनने में? टू बी प्रिसाइज, इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू कम अप विद द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन कई क्विज कॉम्पिटिशन्स में आता है। मैं खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस या क्विजेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैंने कई बार दिए हैं और उनमें कई बार ये क्वेश्चन आया, तो इसको ऑलमोस्ट 3 years भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 12 दिन कम है 3 years में, ठीक है। तो इसमें 2 साल 11 महीने एंड 18 days लगे थे इसको पूरा फाइनल ड्राफ्ट होने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसको अप्रॉक्सीमेट 3 years भी बोला जाता है। 3 साल में सिर्फ 12 दिन कम है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतने टाइम में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट इज 11th इज अमेंडमेंट्स टू द फर्स्ट ड्राफ्ट। मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर जब ये बन गया था फाइनल ड्राफ्ट, उसमें भी अमेंडमेंट्स हुई थी। तो बिफोर बीइंग फाइनलाइज्ड एज मैनी एज 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनल ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट जब फाइनली बन गया था, तो उसमें भी उसके बाद भी 2000 अमेंडमेंट्स उसके अंदर हुई थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी ये कि इसमें फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर भी 2000 टाइम्स इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इज फैक्ट इज द ओरिजिनल, जस्ट अ मोमेंट, द ओरिजिनल कॉपीज आर स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर्ड है ओरिजिनल कॉपीज? कॉपीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वर हैंड रिटन, जो हैंड रिटन है, जो कॉपीज जो हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश, आर केप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये पिक जो आपको दिख रही है लेफ्ट में, ये हीलियम केसेस हैं, हीलियम गैस के केसेस हैं, जिसके अंदर मतलब चीज़ ख़राब नहीं होती, इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसके अंदर केसेस में रखा गया है, ताकि ये ख़राब ना हो सके कभी भी, हमेशा सेफ एज इट इज़ रहे इनकी ओरिजिनल कॉपीज़। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट 13, the constitution was legally forced on 26 January 1950. that's the date when our constitution was legally enforced. मतलब हमारा legally enforced कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को कहते हैं ना हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये दिस इज एनफोर्समेंट ऑन 26 जनवरी 1950, यही डेट थी when our constitution was legally enforced. and the another fact is the date 26 January was chosen to declare, 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया था, डिक्लेयर किया गया था? क्योंकि वो पूर्ण स्वराज की डेट को ही माना गया था उसको, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस बैक इन 1930।
1930 को ही ये पूर्ण स्वराज की डेट 26 जनवरी डिक्लेयर कर दी गई थी, ठीक है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लीगली एनफोर्स्ड हो गया था। द नेक्स्ट फैक्ट इज 14 नंबर, द नेशनल एम्बलम वाज अडॉप्टेड ऑन, नेशनल एम्बलम हमारा अडॉप्ट कब हुआ था? Our national emblem, the lion capital of Ashoka, was adopted on 26 जनवरी 1950, सेम डे जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लीगली एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन अशोका से अडॉप्टेड किया गया था लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका हमारा नेशनल कैपिटल, नेशनल एम्बलम को। इट हैज़ 4 एशियाटिक लॉयन स्टैंडिंग बैक टू बैक दैट सिंबलाइजेज पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। मतलब 4 शेर वाला, 4 ये जो चिन्ह है हमारा वो 26 जनवरी 1950 को ही फाइनल हुआ था, नेशनल एम्बलम बनाया गया था, और इसका बैक टू बैक आगे पीछे 4 शेर हैं जो सिंबल करते हैं, ये जो हमें बताते हैं कि ये पावर, करेज और प्राइड और कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सोवन सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 15th फैक्ट है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिक्लेयर किया गया था कि ये इंडिया जो है सोवन सोशल, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। प्रियम्बल कहता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सोवन सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि ये कब डिक्लेयर किया गया था, ज़्यादातर क्विज कॉन्टेस्ट में या फिर उसके अंदर जुडिशरी में भी पूछा जाता है कि ये वर्ड्स कब ऐड किए गए थे और कहाँ से लिए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कहीं से बोरो किए गए हैं वर्ड्स हमारे, मैं आगे बताऊंगी आपको कहाँ से लिए गए। तो ये वर्ड्स जो लिए गए थे, एंड अ वेलफेयर स्टेट कमिटेड टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर द पीपल एंड फॉर द प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सारे वर्ड्स हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखे हुए हैं, सारे के सारे आप अच्छे से देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, उसमें लिखा गया है कि प्रियम्बल के अंदर ये सारे वर्ड्स हमारे ऐड किए गए थे। वेलफेयर स्टेट के लिए, मतलब हमारा स्टेट जो होगा सोवन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, वेलफेयर स्टेट। एंड कमिटेड किस लिए होगा? टू सिक्योर करने के लिए जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर द पीपल। मतलब सिक्योर, ये सारी चीज़ें स्टेट की ऊपर वाली चीज़ें हैं, पॉइंट जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर होगा, रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, सेक्युलर होगा, वो होगा स्टेट। और किस लिए होगा? ताकि वेलफेयर स्टेट जो है वो कमिटेड होगा सिक्योर करने के लिए, किसको? जस्टिस देने के लिए, लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए, न्याय के लिए और इक्वालिटी, समानता के अधिकार के लिए, फॉर द पीपल एंड फॉर प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब लोगों की, जनता की डिग्निटी को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों की, ठीक है, सम्मान देने के लिए, उनको उनके पूरे अधिकार देने के लिए, ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब देश की एकता एंड प्रभुत्ता के लिए, उसको, देश को एक समान रखने के लिए ये सारे वर्ड्स इसके अंदर स्पेशली डाले गए हैं कि ये हम ऐसा करेंगे, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट 16, assures its citizens justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity। इसमें ये जो वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे वर्ड्स डाले गए हैं, ऊपर भी इसमें लिखे गए हैं, सोशलिस्ट, सोवन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे भी हैं इसके अंदर। ये देखिए सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। और उसके बाद एश्योर करता है अपने सिटीजन्स को जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, और एंडेवर करते हैं टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। ये सारे वर्ड्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, इनका बहुत मीनिंग है, एक बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स लेके हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं। तो इसमें क्या लिखा है? द फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन द प्रियम्बल। मतलब जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखे गए हैं। ये हमारे प्रियम्बल में हमारे फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स भी हैं हमारे सारे, तो वो इसके अंदर भी प्रियम्बल में लिखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये फंडामेंटल्स कहाँ से लिए गए हैं, ये पॉइंट्स ये हमारे प्रियम्बल से लिए गए हैं। तो प्रियम्बल में लिखे गए हैं जो गारंटी देते हैं, विच गारंटीज इट्स सिटीजन्स, अपने सिटीजन्स को गारंटी देते हैं किस चीज़ की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो
तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी बताया आपको पॉइंट्स कि ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल के अंदर दिए गए हैं, जो गारंटी देते हैं सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वालिटी। ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप याद कर सकते हैं, इसी से आपको सारे याद हो जाएंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी है, इक्वालिटी जो है वो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की है, और जो गारंटी करते हैं सिटीजन्स को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड प्रमोट करते हैं अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए श्योरिटी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट 17। 26 नवंबर 1949 द फाइनल ड्राफ्ट वाज रेडी। मतलब 26 नवंबर 1949 को तो जो फाइनल ड्राफ्ट हमारा रेडी हो गया था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट फॉर अ टोटल ऑफ 11 सेशंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बैठी थी 11 सेशंस में, मतलब 11 बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, और 11 सेशन जो था वाज हेल्ड बिटवीन 14 टू 26 नवंबर। मतलब एक सेशन कितने कितने दिन का होता है, आप देखिए 11 सेशन ही 12 दिन का था, 14 टू 26 नवंबर तक का था 1949 में। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रेडी हो गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट 18 नंबर 24 जनवरी 1950 साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 26 नवंबर 1949 को जब फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया था, उसके बाद जनवरी के अंदर 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किए गए थे। देखिए आप पिक से आपको पता चल रहा होगा, सब लोगों ने, जितने भी मेंबर्स थे, सब ने, इसके मेंबर्स कितने थे 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे ये मेंबर्स। इन सब ने साइन किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एट द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बोला जाता था, एंड नाउ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली। अब उसे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है न्यू दिल्ली के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये 284 मेंबर्स हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, जुडिशरी में पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये थे 284 मेंबर्स। ठीक है, और कितने, कौन से 11th सेशन में फाइनल हुआ था ये, और 11th सेशन कब से कब, 14 जनवरी से 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में चला था। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैक्ट 19 नंबर बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ स्टैट्यूट्स इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो स्टैट्यूट्स थे जो इनेक्ट किए गए थे बहुत सारे हमारे, वो लिए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, बेस्ड थे, उनके पर बेस्ड थे। प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले, दैट कन्वीन्ड इन 1948, मतलब हमारा 1949 में कंप्लीट हुआ था ना, तो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो हुई थी हमारी 11, तो उनसे पहले 1948 में जो था, टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, अडॉप्टेड इन 1950 में जो अडॉप्ट कर लिए गए, एंड स्टिल इन फोर्स टू डेट, मतलब वहाँ से हमने कई चीज़ें ली, स्टैट्यूट्स जो बनाए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, स्टिल इन फोर्स टू डेट, जो अभी भी फोर्स में हैं। द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया वाज मोस्टली एम्बॉडीड ऑन अ सीरीज ऑफ स्टैट्यूट्स इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या लिया गया था, उनके जो स्टैट्यूट्स बने थे जिसमें कि फंडामेंटल लॉज बताए गए थे हमारे इंडिया के बनाए गए हैं, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्टैट्यूट्स से लिए थे। ठीक है, उनकी सीरीज ऑफ स्टैट्यूट्स जो थे इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनसे हमने अपने फंडामेंटल लॉज को लिया था, बोरो किया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि बोरोइंग्स फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे। अभी मैंने इससे पहले आपको 19 पॉइंट बताया कि प्रायर जो 1948 से पहले जो ड्राफ्ट बना था, उसमें फंडामेंटल लॉ हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए थे। लेकिन 20th फैक्ट में ये बताया गया है कि जो बोरोइंग थी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने क्या क्या लिया था। उसमें लिया था हमने द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी केम फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये वर्ड्स मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और दीज वर्ड्स अपीयर इन द प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैनी अदर नेशंस हैव ऑल्सो अडॉप्टेड द फ्रेंच स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज एन आइडियल। मतलब और भी कई कंट्रीज ने इन वर्ड्स को अडॉप्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है 21 बोरोइंग्स फ्रॉम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी रूल।
was taken from the Weimar Constitution of Germany. जर्मनी के वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे में बताया जाता है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हाँ, वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, उनका यूज़ नहीं होता। कुछ एक दो आर्टिकल्स ही हैं सिर्फ जो कि राइट्स हैं जो नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके बारे में भी आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, तो ये हमने, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी से क्या लिया है हमने। जर्मनी से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट इज बोरोइंग्स फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कि अब हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, हमने कई चीज़ें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी बोरो की हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल। उनके प्रियम्बल से हमने लिए हैं कुछ चीज़ें, इंस्पायर हुआ है हमारा प्रियम्बल। बोथ द प्रियम्बल्स बिगिन विद वी द पीपल। दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस का, इंडिया का, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूएस। तो दोनों में फर्स्ट वर्ड वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल ऑफ, इंडिया में इंडिया है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है। ये चीज़ हमने प्रियम्बल वहाँ से बोरो किया है। ओके फ्रेंड्स, एंड द लास्ट 23rd फैक्ट इज दैट अमेंडमेंट्स टिल नाउ, अभी तक अमेंडमेंट्स कितनी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? सिंस 1950 इट वाज इनेक्टेड, जब से ये बना है। पहले तो ड्राफ्ट जब बना था तब तो 2000 अमेंडमेंट्स तो ड्राफ्ट में ही हो गई थी, जब ड्राफ्ट बने थे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट से पहले। ठीक है, तो उसके बाद 1950 से जब से ये लीगली एनफोर्स हुआ है, उसके बाद से 105 टाइम्स अभी तक ये वो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। एंड द 155th अमेंडमेंट जो हुई थी हैज़ बीन डन ऑन 10 अगस्त 2021। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही हुई है, अभी सितंबर चल रहा है और 10 अगस्त, आज 10 सितंबर है और 10 अगस्त को ही ये जो है 2021, एक महीना पहले ही अभी ये 105th अमेंडमेंट हुई है। वो हुई है आर्टिकल, मैं आपको बताती हूँ, 338B, 338B, 342A एंड आर्टिकल 366 टू रीस्टोर द स्टेट्स पावर्स टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट्स। मतलब जो रीस्टोर करने का जी अमेंडमेंट ले ली गई है, बनाई गई है कि स्टेट्स जो हैं उनकी पावर्स को रीस्टोर कर लिया जाए, वापस ले ली जाए कि भाई वो खुद अपने स्टेट के अंदर ओबीसी की लिस्ट बनाएंगे। तो ये पावर उनसे वापस ले ली गई है, ये अमेंडमेंट इसके अंदर आई है। एनलिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 11 मई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी पहले अपनी 11 मई 2021 को दी थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपने जजमेंट को वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही हुई है। उन्होंने पहले 11 मई को उनको पावर नहीं रिस्टोर की थी, अब रिस्टोर कर ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस वाज द वीडियो ऑफ today's topic and thank you so much for watching and please give your comments in the comment box. So and do not forget to like, press the like, share and subscribe buttons. Okay friends, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, नोट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मेरे मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।